देखिए चैप्टर है सेल रेट ऑफ लाइफ, ठीक है। सेल है यूनिट ऑफ लाइफ। आप लोगों ने शुरुआत से पढ़ा होगा सेल क्या है, बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ का क्या है, ये यूनिट है, बॉडी का हमारे यूनिट है, ठीक है। किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी की यूनिट क्या होती है, सेल है, इकाई है, उसका क्या होती है, इकाई होती है। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे बिल्डिंग का यूनिट क्या है, इस कमरे का ब्रिक्स है, उसी तरीके से हमारी बॉडी की यूनिट क्या होती है, सेल। जो सेल है वो क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है किसका, बॉडी का। समझ में आया? और यहाँ दो चीजें, स्ट्रक्चर का मतलब समझ रहे हैं, बॉडी का स्ट्रक्चर किससे बनेगा, सेल से बनेगा। बॉडी में जितने फंक्शन चल रहे हैं वो सारे फंक्शन किसकी वजह से हैं, सेल की वजह से। सारे फंक्शन सेल की वजह से हो रहे हैं, इसलिए स्ट्रक्चर का भी यूनिट और फंक्शन का भी यूनिट होता है। स्टडी ऑफ सेल क्या बोला जाता है, साइटोलॉजी। दो वर्ड होता है, एक है साइटोलॉजी, ठीक है, और एक होता है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी कहीं कहीं दोनों को एक ही बोल देते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। साइटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ द सेल, सेल का स्ट्रक्चर अध्ययन करना, और सेल के बारे में सारा डिटेल, उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, वो क्या काम कर रही है, उसका बिहेवियर, उसका रिप्रोडक्शन, सब कुछ अध्ययन करना सेल बायोलॉजी। तो सेल बायोलॉजी एक ब्रॉड टर्म होता है, ब्रॉड है, समझ में आया? ये क्या है, ब्रॉड टर्म है सेल बायोलॉजी, ठीक है। यहाँ लिखेंगे सेल बायोलॉजी क्या है, ये है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बिहेवियर ऑफ सेल। सेल का स्ट्रक्चर, फंक्शन और उसका बिहेवियर का अध्ययन करना, व्यवहार का, क्या बोला जाता है, सेल बायोलॉजी, ठीक है। और साइटोलॉजी क्या है, केवल स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अब सेल को सबसे पहले किसने देखा था, तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को देखा, ठीक है। फर्स्ट डिस्कवर द सेल, डिस्कवरी किया था। डिस्कवरी किस ईयर में, 1665। उसने कुछ ईयर नोट की कर ली थी, लिखा गया है, वो आता है एग्जाम में ईयर। इस ईयर में सेल को डिस्कवर किया था। कैसे सेल थी वो, नॉन लिविंग सेल थी, नॉन लिविंग थी, निर्जीव सेल थी। कहाँ से लेके आए थे उस सेल को, हाँ, वो कॉर्क था, कॉर्क, जो कमर्शियल कॉर्क होता है ना, कॉर्क समझ रहे हैं ना, केमिस्ट्री की लैब में जो केमिकल रखने जाते हैं उनके लिए ढक्कन पहले लगा करते थे बॉटल के, वो कॉर्क भी लगा करते थे। तो कॉर्क क्या है, प्लांट के बाग समझ लीजिए। तो बाग से रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, एक प्लांट था ओक, प्लांट का नाम क्या था, ओक, ठीक है। उस प्लांट की बाग सेल को लेकर के स्टडी किया था। तो नॉन लिविंग सेल को कहाँ से लिया था, फ्रॉम बार्क ऑफ ओक ट्री, ठीक है। इस ट्री की बार्क से, बार्क क्या होती है, नॉन लिविंग है, ठीक है। उनको उसने, और सेल जो है, नाम सेल किसने दिया, वो पॉइंट द टर्म सेल। सेल जो है एक लैटिन वर्ड सेल्का से बना है, उसका मतलब क्या होता है, सेल्का। जो नाम सेल दिया गया है ये भी रॉबर्ट हुक ने दिया था। और टर्म सेल जो है किसने दिया था, इन्होंने दिया था, रॉबर्ट हुक ने की। समझ में आया? इन्होंने क्या किया था, टर्म सेल दिया था। सेल
कंपार्टमेंट, एक बंद कमरा। सेल कैसे होती है? क्लोज कंपार्टमेंट की तरीके से होती है ना। तो जो सेल हम लोग पढ़ते हैं वो सेलुलर लैटिन वर्ड से आया है और इसका मतलब क्या होता है? क्लोज कंपार्टमेंट। क्लोज कंपार्टमेंट। ठीक है, तो टर्म सेल भी रॉबर्ट हुक ने दिया था और सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने किया था। लेकिन इन्होंने नॉन लिविंग सेल देखा था। सबसे पहले लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया था? तो लिविंग सेल डिस्कवर्ड किसने किया था? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले जिंदा सेल को, लिविंग सेल को डिस्कवर किया। वो सेल कौन सी थी? पॉन्ड वाटर से। पॉन्ड वाटर से उन्होंने क्या लिया था? बैक्टीरिया लिया था। उसको अपने ही बनाए हुए माइक्रोस्कोप में देखा हुआ था। ठीक है, तो फर्स्ट लिविंग सेल्स को नोट कर लीजिएगा। इसके बाद में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ध्यान सुनिए, क्वेश्चन ये वाला आता है, आपको बताने जा रहे हैं। जितने ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म वो दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ठीक है, दो तरीके के हैं। यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर, और दूसरे क्या है? मल्टीसेलुलर होते हैं। बताइए, जो एक कोष के जीव होते हैं यूनिसेलुलर, उनके शरीर में एक ही सेल होती है, वही सेल सारा काम करती है, सारा काम उसी को दे दिया जाता है। समझ में आया? यूनिसेलुलर में क्या होता है? लाइन बुक में है कि सिंगल सेल परफॉर्म ऑल फंक्शंस। जितने भी फंक्शन होते हैं वो सिंगल सेल ही करती है, एक ही सेल सारा काम करती है। समझ में आ रहा है? क्योंकि एक ही सेल है। तो एक लाइन और बुक में मेंशन किया गया है कि सेल से छोटा सेल का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है कि नहीं होता है? क्या सेल का अकेले में अस्तित्व है? सेल है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, सही है? बताइए, क्या सेल का अस्तित्व इंडिपेंडेंट है? अकेले सेल रह सकती है? कहीं रह सकती है। यूनिसेलुलर एक तो है, एक कोष के जीव क्या होते हैं? एक सिंगल सेल के हैं। तो सेल है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। सेल का क्या होता है? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। समझ में आए? नोट कर लीजिएगा। सेल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। सेल का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। एग्जाम्पल क्या है? एक कोष के जीव, इसका उदाहरण है। ठीक है, आगे एक चीज और समझना है। सिक्स सेल से तो देखिए, सेल का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, लेकिन लेस देन सेल, सेल से छोटी कोई चीज ऐसी नहीं है कि जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो। सेल से छोटी कोई चीज ऐसी नहीं होती है जिसका क्या हो? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। सेल है, सेल स्वतंत्र रूप से रह सकती है, लेकिन सेल से छोटा कुछ ऐसी चीज नहीं है जो स्वतंत्र रह सकता है। ये लाइन कहाँ लिखी गई है? ये आप नेक्स्ट पेज कहाँ से आएगा? इसमें करें इस वाले से तो गायब हो गया लिखा हुआ था। यहाँ लिखा हुआ लाइन को देख लीजिएगा। ये लिखा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और कैपिटल ऑफ एक कोष के जीव जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से अकेले रह सकते हैं। ठीक है, और परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, और अपना जीवन का सारा फंक्शन चला सकते हैं, सारी क्रियाएं चला सकते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन का आता है। एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। सेल से छोटा अगर कुछ है, सेल से छोटा अगर कुछ है, that does not ensure the independent, स्वतंत्र रूप से वो नहीं रह सकता। केवल सेल ही है जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है। अब कहिए, माइटोकॉन्ड्रिया स्वतंत्र रूप से रह सकता है? नहीं रह सकता। ठीक है, सेल से छोटा कुछ ऐसा नहीं है जो स्वतंत्र रूप से रह सके। इस पर टिक कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। ठीक,
गया। आगे इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है इसमें। अब सेल थ्योरी, अगला जो टॉपिक है वो क्या है, सेल थ्योरी है। तो सेल थ्योरी में क्या बताया जाता है, ये बताया जाता है कि बॉडी किस चीज की बनी होती है। पहले किसने दिया था सेल थ्योरी, थ्योरी है, सेल के बारे में एक धारणा है, थ्योरी है। किसने दिया था, स्लाइडन एंड शॉन। तो दो साइंटिस्ट हैं, स्लाइडन एंड शॉन। स्लाइडन कहाँ के थे, ये थे जर्मनी के बॉटनिस्ट थे। क्या थे, जर्मनी के थे, जर्मनी के। और ये कहाँ के थे, ब्रिटिश के थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये ब्रिटिश के थे, वो जर्मनी के थे। ये बॉटनिस्ट थे, क्या थे, स्लाइडन बॉटनिस्ट, बोटैनिस्ट थे। और वो क्या थे, जूलॉजिस्ट थे, जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, बॉटनिस्ट और जूलॉजिस्ट कौन जा रहा है। अब इन्होंने सेल थ्योरी को किस ईयर में दिया, 1838 में, 1838 में। और इनकी थ्योरी कब थी, 1839, एक साल बाद। ठीक है, सेल के बारे में इन्होंने इस ईयर में बताया, इन्होंने इस ईयर में। जो बॉटनिस्ट थे वो जूलॉजिस्ट। कैसे याद रखेंगे कौन बॉटनिस्ट कौन जूलॉजिस्ट, जरा देख लीजिए। शॉन का मतलब क्या होता है, कुत्ता होता है, कुत्ता एनिमल है। एनिमल ध्यान रखिएगा कि शॉन किससे संबंधित है, जूलॉजी से संबंधित है। कौन क्या है, कंफ्यूजन हो जाता है। और ये किससे हैं, बॉटनी से। और ईयर कैसे ध्यान रखेंगे, किसका कंटेंट कौन पहले दिया, पहले प्लांट आए देन एनिमल आया। विकास क्रम में सबसे पहले पौधे आए थे, उसके बाद जीव आए, जानवर, एनिमल बाद में आए। बॉटनी पहले देन जूलॉजी। ठीक है, बॉटनिस्ट पहले रखा गया, 1838 में इनको रखा गया। समझ में आया। अब इन्होंने क्या बताया था, स्लाइडन ने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जितने भी और ऑर्गेनिजम्स, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या है, आर मेड बाय सेल, इसके बने हैं। या दोनों है, देखिए इन्हीं का नहीं है, तो आप दोनों का लिखिएगा। अभी दोनों ने एक लाइन बोला था, मैं समझा रहा हूँ, पहले तो ये समझ के आप ये चीजें। ठीक है, ये बॉटनी से संबंधित है, ये जूलॉजी। लेकिन इन्होंने प्लांट सेल के बारे में भी कुछ बताया था। अरे ये जूलॉजी से है, लेकिन इन्होंने प्लांट सेल के बारे में भी बताया। ठीक है, क्या बताया, देखिए इन्होंने एक लाइन बोला था कि सेल कंटेन सेल मेम्ब्रेन और प्लांट सेल कंटेन सेल वॉल। प्लांट सेल में क्या होती है, देखते रहिए। अभी दोनों का मैं कंट्रीब्यूशन बता रहा हूँ, दोनों ने मिलकर क्या बताया। पहले थोड़ा अकेले देख लीजिए। इन्होंने प्लांट कौन के बारे में बताया, प्लांट सेल के बारे में। इन्होंने जूलॉजिस्ट थे, तो आपको ये लग रहा होगा कि एनिमल के बारे में बताएंगे, बताया था एनिमल के बारे में, लेकिन प्लांट के बारे में भी बताया इन्होंने। इसलिए अलग से मैंने लिखा है, इन्होंने बोला था कि सेल में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। ये लाइन किसने बोली, शॉन ने बोली थी कि सभी सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल। और एक और बोला कि प्लांट सेल में सेल वॉल भी होती है, और आउटरमोस्ट बाउंड्री क्या होती है, सेल वॉल। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये दो पॉइंट इनके अलग से हैं। अब दोनों ने मिलकर क्या बताया, दोनों ने बोला इस सेल थ्योरी में क्या बोला था, दोनों ने सेल थ्योरी में क्या डिस्कस निकाला, बोला कि ऑल ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, मेड बाय, किससे बने हैं, मेड बाय सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल। लाइन समझ रहे हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो किसके बने हैं, सेल के और प्रोडक्ट। ये तो हमको बता दें सभी चीज किसका बना होता है, सेल का। हम समझ में आता है,
लेकिन एक चीज लिखा है प्रोडक्ट ऑफ सेल, इसका मतलब कोई बताएगा? समझा आप यदि कोशिका के द्वारा उत्पन्न किया गया कोई नहीं, कोशिका से दूसरी कोशिका बनी ये नहीं है। सेल कोशिका के द्वारा जो पदार्थ बनाया हमारी बॉडी में बहुत सारी चीजें हैं, प्रोटीन है, कौन बनाया? सेल बनाई। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कौन बनाया? सेल बनाते हैं ना। तो सेल से तो हमारी बॉडी बनी है, साथ में हमारी बॉडी में प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, ये सब सेल भी बनाते हैं। तो सेल के प्रोडक्ट से भी तो हमारी बॉडी बनी है, सेल से तो बनी है, उसका जो प्रोडक्ट है उससे भी बनी है। ठीक है, सेल के अंदर क्या होता है? एक सेल है और उसका प्रोडक्ट बाकी सारी चीजें। समझ में आ रहा? प्रोडक्ट ऑफ सेल का मतलब होता है प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है, एटसेट्रा। ये हो गया। अब एक साइंटिस्ट है रुडॉल्फ विर्को, उन्होंने क्या किया? इसमें एक चीज नहीं बताया गया कि नई सेल कैसे बनती है, हाउ द न्यू सेल अराइज, ये नहीं बताया। ये इसका ड्रॉबैक है। इस सेल थ्योरी का ड्रॉबैक क्या है? इसका ड्रॉबैक, ठीक है, हाउ न्यू सेल प्रोड्यूस, नया सेल कैसे बनता है, ये क्वेश्चन मार्क था, ये नहीं बता पाए। अगली मॉडिफाइड सेल थ्योरी आई, इसको थोड़ा सा चेंज किए रुडॉल्फ विर्को साइंटिस्ट ने, और उन्होंने सब कुछ क्लियर कर दिया। ठीक है, तो मॉडिफाइड में क्या बताया? मॉडिफाइड सेल थ्योरी, ये था रुडॉल्फ विर्को ने दिया था। किस ईयर में है? 1855 का है, 1855। ठीक है, इन्होंने इसको मॉडिफाइड किया। क्या दो पॉइंट दिया था? पहला पॉइंट तो यही वाला कॉपी कर दिया, पहला पॉइंट तो उनका वाला सेम। ठीक है, दूसरा पॉइंट बनाया इन्होंने सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, नई सेल कैसे बनती है? आगे न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, और जो सेल पहले से है उसी से नया सेल बनेगा। सेल से सेल बनती है बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। समझ में आ रहा है? कोशिका विभाजन के द्वारा सेल बनती है। ठीक है, इसी के लिए टर्म दिया था ओमनिस सेलुला, ये सेलुला ओमनिस सेलुला, ये सेलुला उससे आता है। ये टर्म किसने दिया? रुडॉल्फ विर्को ने दिया था। इसका मतलब यही है लाइन, इसी का एक्सप्लेनेशन है। ओमनिस का मतलब नया, सेलुला का मतलब सेल, ठीक है, ई का मतलब प्री एग्जिस्टिंग, सेल का मतलब सेल, नई सेल पुरानी सेल से बनती है। अच्छा, पहली सेल कैसे बनी होगी? ठीक है, नई सेल पुरानी सेल से बनती है, तो सबसे पहली सेल कैसे बनी? आखिर पहले कोई ना कोई तो आई होगी सेल। पुराने से नया, तो पुराना कहां से बनना? वो भी किसी पुराने से, तो सबसे पहला वर्ड कहां से बनना? इवोल्यूशन में पढ़ते हैं ना, नॉन लिविंग मैटर से, नॉन लिविंग मैटर, ठीक है, नॉन लिविंग निर्जीव चीजों से पहली सेल बनी है, इवोल्यूशन में है। ओपनहेमर थ्योरी नहीं याद आ रही है? केमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन की केमिकल थ्योरी ओपनहेमर साइंटिस्ट ने दिया था, उसी में तो बताया जाता है। ठीक है, तो इतना ही हो गया सेल थ्योरी में। आगे इसके बाद अगला टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ सेल। सेल का ओवरव्यू में शेप एंड साइज, देखिएगा, शेप साइज ऑफ सेल, सेल का शेप और साइज क्या क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, दो कैरेक्टर सेल का साइज अलग, एक चीज और शेप अलग चीज है, साइज अलग होता है। ठीक है, शेप कौन कौन सी हो सकती है? तो शेप में आप बोलेंगे ओवल है, ठीक है, राउंडेड हो सकती है, राउंडेड, और कौन सी शेप हो सकती है? सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल हो सकता है, और स्पिंडल शेप, स्पिंडल शेप,
फाइबर लाइक, थ्रेड लाइक हो सकती हैं, थ्रेड लाइक, नर्व सेल, न्यूरॉन्स, ठीक है, और बाइकॉन्केव हो सकता है आरबीसी, बाइकॉन्केव, बाइकॉन्केव, इतनी शेप हो सकती हैं और भी हो सकती है कुछ, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन बनता है कि ये जो शेप हैं, डिफरेंट शेप, इससे क्या चीज होती है, तो आप कहेंगे कि जितने बॉडी में फंक्शन चलते हैं, डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द बॉडी परफॉर्म बाय द डिफरेंट शेप ऑफ द सेल। जितनी सेल की शेप है, सबका काम एक जैसा तो नहीं है भाई। अगर कोई सेल राउंडेड है उसका काम अलग होगा, कोई इलॉन्गेटेड उसका काम अलग होगा, ठीक है, और कोई थ्रेड लाइक है जैसे न्यूरॉन, उसका फंक्शन अलग होता है। तो डिफरेंट शेप की जो सेल होती है, ठीक है, वो क्या करती है, डिफरेंट फंक्शन कराती है, अलग अलग काम भी कराती है, ठीक है। एक लाइन नोट कर लीजिएगा, ये डिफरेंट फंक्शंस ऑफ सेल, डिपेंड किस चीज पर डिपेंड करता है, ऑन शेप ऑफ सेल, उसकी शेप ऑफ कैसी है, अलग अलग कोशिकाओं का काम अलग अलग होता है, ये किस चीज पर निर्भर करता है कि उनका शेप कैसा, ठीक है, सबका शेप क्या है, डिफरेंट टाइप का। तो काम कोशिकाओं का उनके आकार पर निर्भर करता है। अब आ जाइए साइज पर, तो साइज में क्या क्या हो सकता है, देखिए साइज में बोलेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल का साइज कितना होता है, तो 10 से 20 माइक्रोमीटर, 10 से लेकर के 20 माइक्रोमीटर, ये यूकैरियोटिक सेल का साइज है, समझ में आया। प्रोकैरियोटिक सेल का साइज कितना होता है, प्रोकैरियोटिक में तो बताइए कितना होता है, 1 से लेकर के 2 माइक्रोमीटर, 1 से लेकर के 2 माइक्रोमीटर, यही लिखा देख लेना एक बार, ठीक है। सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक सेल, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया का साइज क्या है, तो माइकोप्लाज्मा जिसको आप बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा, ये क्या है, सबसे छोटा बैक्टीरिया है, स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल, स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल, इसका साइज कितना दिया हुआ है, माइकोप्लाज्मा 0.1 से लेकर के कितना है, 0.2, यही है ना, देखिए। अब इसी पर आ जाइए, मैटर में जो थ्योरी है, थ्योरी में साइज अलग दिया हुआ है, और तो डायग्राम में साइज अलग है। इसका साइज डायग्राम में दिया होगा 0.1, आप डायग्राम को चेक करिए, टीपीएलओ का साइज कितना दिया है, 0.1 माइक्रोमीटर। अब जहाँ पढ़ेंगे वहाँ थ्योरी लिखा हुआ, लेफ्ट पेज पर देखिए थ्योरी में 0.3 लिखा हुआ है, कितना लिखा है, 0.3 माइक्रोमीटर, और प्रोकैरियोटिक सेल का साइज 3 to 5 माइक्रोमीटर, दो साइज लिखा हुआ, दो साइज, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसने लिखा माइकोप्लाज्मा एंड टीपीएल, तो माइकोप्लाज्मा की एक वैरायटी है टीपीएल, माइकोप्लाज्मा की एक वैरायटी होती है टीपीएल, समझ में आया, उसी का एक फॉर्म है। अक्सर जब आपको दोनों को एक जैसा मान लिया जाता है, लेकिन है थोड़ा डिफरेंस, इसलिए एंड लिखा है। तो देखिए बुक में लिखा है प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल, उनका साइज कितना है, इसका तो कोई समस्या नहीं है, इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई समस्या नहीं है। समस्या क्या है, प्रोकैरियोटिक को थ्योरी डायग्राम में क्या लिखा हुआ है, डायग्राम में 1 से 2 माइक्रोमीटर, और थ्योरी में लिखा है 3 से 5 माइक्रोमीटर। अब बताइए कौन सा साइज सही होगा, कौन सा साइज सही होगा, हाँ दोनों सही है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, साइज दोनों सही है। ऑप्शन में जो आपके पास रहेगा वो आंसर दिया जाएगा, अगर दोनों रहेगा बहुत सही तो दोनों आंसर दिए जाएंगे, वैसा नहीं होगा कि दोनों देकर के एक सही नहीं करवाया जाएगा, समझ में आया। आप ध्यान रखिएगा, ये थ्योरी में लिखा है और ये डायग्राम में, जैसे देखिए टीपीएल का साइज थ्योरी में ये है, डायग्राम में ये है, ठीक है। इसके बाद में आरबीसी का साइज, ह्यूमन का रेड ब्लड सेल होता है, उसका साइज 7
7 माइक्रोमीटर आरबीसी का साइज होता है और नर्व सेल का साइज कितना होता है? नर्व सेल लगभग 90 सेंटीमीटर 90 सेंटीमीटर 1 मीटर लंबी नर्व सेल। एक सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है? ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग ऑस्ट्रिच एग इसका अंडा जो है वो क्या है? 130 मल्टीप्लाई 170 मिलीमीटर। देखिए मिलीमीटर। अब एक चीज और है, ऑस्ट्रिच का अंडा वो वाला नहीं है जो है ना उस तरीके का अंडा नहीं है, ये ओवम है, ये फीमेल कैविटी की बात हो रही है। वो अंडा नहीं है जो शुतुरमुर्ग अंडा देता है। ठीक है, ऑस्ट्रिच क्या होता है? शुतुरमुर्ग वो जो अंडा देता है वो तो मल्टी सेलुलर बहुकोश की संरचना। हम एक सेल की बात कर रहे हैं तो अंडे का सेंस ये है ओवम। ओवम समझ रहे हैं ना? फीमेल में ओवरी के अंदर क्या बनता है? ओवम। ओवम को क्या बोल देते हैं? एग बोल देते हैं। ये अनफर्टिलाइज्ड एग है। कौन सा वाला? अनफर्टिलाइज्ड। कितना साइज होता है? ये कुछ शेप और साइज लिखा हुआ है इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ये वाला होता है एक फंक्शन सेल का जिसके प्रवेश है उसके शेप प्रवेश होता है। समझ गए? अब इसके बाद आगे है प्रोकैरियोटिक सेल। अच्छा, सेल में होता क्या क्या है? कहा जाए क्या क्या चीजें होती हैं? तो सेल में आप देखिए, सेल में क्या होगा? सेल इनक्यूलर। क्या होगा? सेल इनक्यूलर। सेल में एक कवर होगा, उस कवर में क्या क्या होगा? सेल वॉल होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा। अगर सेल वॉल है तो नहीं तो केवल सेल मेम्ब्रेन। और इसके बाद क्या मिलेगा देखने को? तो इसमें आपको साइटोप्लाज्म मिलेगा सेल में, साइटोप्लाज्म। और क्या मिलेगा? न्यूक्लियस मिलेगा। ठीक है, और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को मिलाकर प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। मतलब सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर जो कुछ जुड़ा हुआ है सब प्रोटोप्लाज्म है। उसके दो हिस्से, न्यूक्लियस प्लस बाहर वाला लिक्विड। बाहर वाले लिक्विड को क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस में भी एक लिक्विड होता है, उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। इसने दिया था टर्म प्रोटोप्लाज्म वाज गिवन बाय, बताइए कोई प्रोटोप्लाज्म टर्म। पुराना क्वेश्चन है, बहुत कुछ आप नहीं आता है, ओल्ड क्वेश्चन। हक्सले एक साइंटिस्ट उन्होंने प्रोटोप्लाज्म का दिया। अब इसके बाद में हमको समझना है कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है। यूकैरियोटिक सेल आप सबने पढ़ चुके हैं अच्छे से, बताते जाइए। पहला डिफरेंस क्या होता है? इनके साइज में। प्रोकैरियोटिक सेल का साइज अभी आपको बताया यूकैरियोटिक का, ये तो पहला डिफरेंस हो गया। अगला डिफरेंस क्या होता है? अगला डिफरेंस क्या है बताइए? अच्छा कोई बताइए। हाँ, मेन डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस क्या है इसमें? न्यूक्लियस का होता है मेन डिफरेंस, न्यूक्लियस का। बाकी सेकेंडरी चीजें हैं। तो पहले मेन लिख लीजिए, यहाँ पर क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट इसको क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव। ठीक है, न्यूक्लियस कैसा होता है? इनकम्प्लीट होता है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस है। प्रोकैरियोट को प्रोकैरियोट क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रोकैरियोट दो वर्ड से बना है। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। यहाँ न्यूक्लियस कैसा होता है? प्रिमिटिव। ठीक है, तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस है या इनकम्प्लीट न्यूक्लियस? क्योंकि सबसे पहले प्रोकैरियोट आए थे, देन क्या आए? यूकैरियोट आए। इवोल्यूशन में सबसे पहले कौन आया? प्रोकैरियोट। तो उनके अंदर न्यूक्लियस कैसा है? प्रिमिटिव। अब प्रिमिटिव वाले का मतलब होता है कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा और क्या नहीं होगा? न्यूक्लियोलस नहीं होगा। न्यूक्लियोलस, ये दो चीजें नहीं होती हैं। इनकम्प्लीट का सेंस ये है। और यहाँ क्या है? कंप्लीट न्यूक्लियस। चलिए एक डिफरेंस तो ये हो गया। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस
क्या होता है बताइए कोई। न्यूक्लियोइड क्या करते हैं? कई जगहों पर लिखा मिलेगा द न्यूक्लियस ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल कॉल्ड न्यूक्लियोइड। ठीक है, प्रोकैरियोटिक देखिए जहां पर सफिक्स समझते हैं ना जो बाद में लगता है, सफिक्स अगर कहां कहीं ओआईडी लग जाए इसका मतलब उसकी तरीके से जस्ट लाइक न्यूक्लियस के तरीके से प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस तो नहीं होता है, होता है लेकिन इनकम्प्लीट है। तो इनकम्प्लीट न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लियस के तरीके से है बट वो कंप्लीट नहीं है, तो उसको नाम क्या दे दिया? न्यूक्लियोइड। तो प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। ठीक है, ये क्या है? ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। न्यूक्लियोइड का यूज किया जाता है उसके लिए। दूसरा डिफरेंस क्या हो गया? पहला डिफरेंस तो ये है, ठीक है, और डिफरेंस बताइए। सेल वॉल का डिफरेंस होता है। प्रोकैरियोटिक सेल की सेल वॉल किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या है अभी आगे बताया जाएगा। ठीक, यूकैरियोटिक सेल में सेल वॉल होती है कि नहीं होती है? देखिए प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल होती है, यूकैरियोटिक सेल में हो भी सकती है नहीं, अगर है तो वो सेलुलोज की बनी हो सकती है या फिर वो काइटिन की बनी हो सकती है एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें। एक सेलुलोज बैक्टीरिया सब होता है ना, नहीं भी हो सकती है। अगला डिफरेंस मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, एब्सेंट। और यहाँ क्या होते हैं? प्रेजेंट। ऐसे कोशिकाएं जिनके ऊपर झिल्ली चढ़ी होती है उसको क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड कोशिकाएं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, जिसका यहाँ नहीं होता है। राइबोसोम होता है लेकिन राइबोसोम तो मेम्ब्रेन नहीं है, नॉन मेम्ब्रेनस है। ठीक है, अगला डिफरेंस राइबोसोम कैसा होता है? राइबोसोम 70S वाला, और यहाँ पर कौन सा वाला है? 80S। ठीक है, और बताइए डिफरेंस। कोशिका विभाजन माइटोसिस से कहाँ होता है? इसमें माइटोसिस मियोसिस होती है कि नहीं होती है? प्रोकैरियोट में बताइए। प्रोकैरियोट में माइटोसिस मियोसिस नाम की चीज है कि नहीं है? नहीं है। जब डायरेक्ट सेल डिवीजन, ठीक है, माइटोसिस मियोसिस प्रोकैरियोट में नहीं होती है। तो देखेंगे नो माइटोसिस, या ऐसे लिखिएगा, नो लिखिएगा, आप लिखिएगा सेल डिवाइड डायरेक्टली सेल डिवाइड कर जाती है। यहाँ क्या होता है? माइटोसिस होती है एंड मियोसिस होती है। माइटोसिस और मियोसिस। ठीक, और क्या डिफरेंस होता है? हाँ, और क्या डिफरेंस है इसमें? और क्या डिफरेंस होता है जो आप पढ़ेंगे क्लास 12 में, मॉलिक्यूलर वाला इनहेरिटेंस वाला चैप्टर है, उसमें बताया जाता है कि ट्रांसलेशन साथ साथ होता है। यहाँ ट्रांसलेशन अलग अलग टाइम पर होता है, यहाँ एक ही टाइम पर होता है। पता है चीज ना, ये डिफरेंस में। हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट। अगला डिफरेंस, हिस्टोन एब्सेंट होता है, अब यहाँ क्या है? वो प्रेजेंट मिलेगा। और डिफरेंस बता रहे हैं, इसको हटा दे, इतने वाले को हटा दे, देखिए आगे बढ़ जा रहे हैं। तो क्या है ये? देखिए अगला डिफरेंस जो है वो क्या है? इस तरीके से प्रोकैरियोट में फ्लैजिला होता है कि नहीं होता है? बताइए। फ्लैजिला होता है प्रोकैरियोट में? फ्लैजिला होता है। यूकैरियोट में फ्लैजिला होता है कि नहीं होता है? स्पर्म पर फ्लैजिला है कि नहीं है? प्लांट किंगडम पढ़े हैं ना, गैमेट के ऊपर फ्लैजिला होता है, गेमेटोमोनास, मोटाइल गैमेट होता है। तो फ्लैजिला दोनों जगह है। क्या डिफरेंस है? यहाँ जो फ्लैजिला है वो फ्लैजिलन प्रोटीन का बना है, फ्लैजिलन का। फ्लैजिला किस चीज का बना है? फ्लैजिलन प्रोटीन। और यहाँ बना हुआ है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का।
यहाँ आपने पढ़ते हैं ना कि माइक्रोट्यूब्यूल 9+2 अरेंजमेंट होता है, तो यहाँ ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं होगा। फ्लैजिला फ्लैजिल वो ट्यूब्यूल का बना होगा। यहाँ पर पिली स्ट्रक्चर, पिली एंड फिम्ब्री मिलेगा, प्रेजेंट होता है ना। बैक्टीरिया में पिली और फिम्ब्री और फ्लैजिला सब कुछ होता है। फ्लैजिला सारे बैक्टीरिया में नहीं होता, यहाँ पर क्या है, ये सब नहीं होता है, ये सब चीजें, ठीक है, ये सब देखने को नहीं मिलता। बाकी और ये मेन डिफरेंस हो गया, ठीक है। आगे बुक में देखिए डायग्राम में ये आरबीसी का जो डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, ये डब्ल्यूबीसी का है। इसके बाद में कोलमनर, एपिथेलियल सेल, नर्व सेल और ये ट्रैकिड का है और ये न्यूक्लियर सेल का डायग्राम देख लीजिएगा। ऐसे डायग्राम आ जाता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है किस चीज का डायग्राम है, ये किस का कौन सी सेल है, तो डायग्राम भी माइंड में आपको रखना है। इसके बाद देखिए हम लोग इसके बाद देखते हैं एक टॉपिक दिया है सेल एनवेलप, लिखा हुआ आगे ना, तो अगला जो टॉपिक देख लीजिए, लिखा है सेल एनवेलप। एनवेलप सबको पता होगा ना, एनवेलप क्या होता है, लिफाफा, ठीक है, जिसमें कोई चीज रखी जाती है। तो सेल एनवेलप का मतलब सेल जो है वो कितनी चीजों से, कितनी लेयर से घिरी हुई है, उसके बाहर कौन कौन सी लेयर है, कौन कौन सी परत है, ठीक है, कौन कौन सी उसके बाहर लेयर है, उसी को क्या बोलते हैं, सेल एनवेलप। और उसमें कितनी लेयर्स होती हैं, उसमें आपको मिलेगा ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स लेयर मिलेगा। इसके बाद में सेल वॉल दूसरी लेयर, और तीसरी लेयर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। सेल एनवेलप में 3 लेयर, अगर मैं बैक्टीरिया का डायग्राम बनाऊं तो इस तरीके से डायग्राम होता है। ये बैक्टीरिया का डायग्राम है, इसमें क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया। तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल होती है, ठीक है, ये सेल वॉल बनाया मैंने। तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या है, सेल वॉल, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन अंदर, बाहर क्या है, सेल वॉल। उसके बाहर ही क्या होता है, एक लेयर और होती है, इस लेयर को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है, उस लेयर को बोला जाता है ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक। 3 लेयर हैं, तीनों लेयर को मिलाकर के सेल एनवेलप बोलते हैं। अब सेल मेम्ब्रेन हमको डिटेल में पढ़ना है, छोड़ दे रहे हैं। एक चीज और समझिएगा, सेल मेम्ब्रेन को हम अभी छोड़ दे रहे हैं। सेल वॉल किस चीज की बनी होती है, समझ लीजिए। तो बैक्टीरिया में सेल वॉल किस चीज की बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन। इसका दूसरा नाम कोई बताएगा, म्यूरिन, क्या बोलते हैं इसको, म्यूरिन भी बोला जाता है, म्यूरिन बोलते हैं। किस चीज का बना होता है, केमिकली पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या होता है बताइए, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, क्या है ये प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट या अमीनो एसिड प्लस कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि प्रोटीन बनता कैसे है, अमीनो एसिड से। तो आप लिखेंगे ये है अमीनो एसिड से बना होता है, एसिड्स प्लस कार्बोहाइड्रेट का बना पेप्टाइडोग्लाइकेन, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स को समझ लीजिए, ग्लाइकोकैलिक्स सबसे बाहर की लेयर होती है, कैसी है, ये स्लाइम है, चिपचिपा होता है, ठीक है, ये लेयर स्टिकी लेयर है, स्टिकी है, और कह सकते हैं स्लाइम है, चिपचिपी लेयर होती है, ठीक। अब ग्लाइकोकैलिक्स 2 रूप में हो सकता है। अगर ये ग्लाइकोकैलिक्स टफ है तो इसको क्या बोलते हैं, कैप्सूल, और अगर ये लूज है तो इसको स्लाइम लेयर, ठीक है। स्लाइम यहाँ से हटा दीजिएगा, स्लाइम उसी का नाम होता है। स्टिकी लेयर
बोलेंगे? स्लाइम लेयर। और अगर ये लेयर कैसी है? हार्ड है। हार्ड बनाओ, देखिए ये देखिए हार्ड लेयर बन गया और टफ लेयर हो गया, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे आप? ये कैप्सूल हो गया। दूसरा, अगर ये हार्ड है तो इसको क्या बोलेंगे? इसको कैप्सूल बोलेंगे, ठीक है, कैप्सूल। ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव इसी में दिया हुआ है, देख लीजिए। पॉजिटिव नेगेटिव यही करने के लिए। हाँ, तो पॉजिटिव नेगेटिव और समझ लीजिए क्या है, ठीक है। जितना समझ में आया कि ग्लाइकोकैलिक्स लेयर क्या है? सबसे बाहर की लेयर किस चीज का बना होगा? किस चीज का बना होगा? ये कार्बोहाइड्रेट किस चीज का बना होगा? ये बना होता है, ये नीचे का ब्रैकेट में ये कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट की लेयर होती है, ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स। आगे देखिए, बैक्टीरिया दो टाइप के हैं। बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव होता है और दूसरा क्या है? ग्राम नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव का कलर कैसा होता है? वायलेट कलर का। कैसा होता है? वायलेट। ये वायलेट कलर का दिखेगा आपको और ये आपको पिंक कलर का दिखेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव क्यों बोलते हैं? ये एक, जैसे आपने लैब में जब टीएस बीएससी वाले खासकर जब टीएस और रूट स्टेम लीफ जब काटते हैं तो सेप्टानिन से इसको कलर करते हैं। पिंक कलर का सेप्टानिन होता है, वो सबको पिंक कर देता है, सबको। तो वो स्टेनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्टेनिंग, कलर करना। ऐसे ही है ग्राम स्टेनिंग। बैक्टीरिया को देखने के लिए क्या किया जाता है? स्टेन से, कलर से इसको कलर किया जाता है। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं स्टेनिंग। ये चूंकि एक साइंटिस्ट थे, सर हेंस ग्राम, इसलिए उनके नाम पर पड़ा है ग्राम स्टेनिंग। ग्राम क्यों बोलते हैं? साइंटिस्ट का नाम है हेंस ग्राम, ठीक है। इसमें चार चीजें यूज की जाती है। कौन कौन से रिएजेंट होते हैं? 4 रिएजेंट होते हैं। क्रिस्टल वायलेट होता है, ठीक है, और एल्कोहल होता है, ग्राम आयोडीन होता है और एक रिएजेंट और होता है पिंक कलर का, ठीक है। हाँ, तो 4 रिएजेंट यूज किए जाते हैं। जो मेन रिएजेंट है वो कौन सा है? क्रिस्टल वायलेट। तो जो बैक्टीरिया उस मेन रिएजेंट को पकड़ लेता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव है। जो नहीं पकड़ पाता है वो नेगेटिव होता है। तो वो कौन सा कलर पकड़ेगा? पिंक वाला, ठीक है। मेन जो रिएजेंट है वो ग्राम का है, क्रिस्टल वायलेट। जो उसको टेकअप कर लेगा वो पॉजिटिव, जो नहीं कर पाएगा वो नेगेटिव, ठीक है। तो ये दो तरीके के बैक्टीरिया है। इसके बाद और कुछ ज्यादा डिटेल में ठीक है। एक चीज और लिखा गया है कि जो सेल एनवेलप है इसका काम क्या होता है? तो नोट कर लीजिएगा, बुक में लिखा हुआ है कि सेल एनवेलप क्या करता है? क्योंकि 3 लेयर है इसमें, 3 लेयर है, 3, सबका अपना अपना काम है। सेल मेम्ब्रेन का काम जानते हैं, सेमी परमेबल इन नेचर, सेलेक्टेड चीजों को अंदर आने देता, सेलेक्टेड चीजों को बाहर जाने देता है। सेल वॉल का काम अलग होता है, सुरक्षा करना, सुरक्षा देना, शेप देना। लेकिन सबका मिलाकर के काम मिलाकर कहा जाए तीनों लेयर करते क्या है? तो तीनों लेयर सुरक्षा दे रही है। और 3 लेयर क्या है? सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट बनाती है, ठीक है। तो सेल एनवेलप क्या है? सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट है, प्रोटेक्टिव यूनिट। तीनों लेयर आपस में मिलकर के प्रोटेक्टिव लेयर बना देती है। अब सेल वॉल का देखिए, एक चीज और बताना है आपको। सेल वॉल का काम क्या होता है? सेल वॉल का काम होता है प्रोटेक्शन देना, ठीक है, और शेप देना। सेल वॉल बैक्टीरिया को शेप देता है और उसको प्रोटेक्शन देता है। दूसरा काम होता है प्रोटेक्शन कई तरीके से। उसमें एक और मेंशन किया गया है कि प्रिवेंट कोलैप्सिंग
सेल को पानी, प्लांट सेल होती है ना, एनिमल सेल आरबीसी को पानी में रख दीजिए, बस्ट कर जाएगा, पानी इंटर करेगा, इंटर करते करते सेल जब खोलती चली जाएगी क्योंकि सेल वॉल नहीं है। जिस सेल में सेल वॉल नहीं होती है उस सेल में जब पानी इंट्री करेगा तो ज़्यादा हो जाएगा तो सेल मेम्ब्रेन रैप्चर। लेकिन जहाँ सेल वॉल होती है वहाँ क्या सेल बस्ट नहीं करती है। तो सेल वॉल का काम क्या होता है, सेल को बस्ट होने से रोकना और सेल को पिचकने से भी, मतलब श्रिंक नहीं होने देता, पिचकने नहीं देता, कोलैप्स नहीं होने देता है। क्योंकि ये देखिए ये इस तरीके से सेल वॉल है ये, ठीक है। तो सेल वॉल क्या है, उसको सेल को बस्ट नहीं, ठीक। इसके बारे में इतना हो गया। आगे देखिए, अब हम सीधे प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम बड़ा सा बना दे रहे हैं और बैक्टीरिया के बारे में सब कुछ समझा दे रहे हैं, ठीक है। उसमें सब आपको समझ में आ जाएगा। इतना आगे क्वेश्चन दिया ना, समझिए। बताइए प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या आता है। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या चीजें होती है, कौन से एग्जाम्पल है इसके। प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल, बैक्टीरिया सब बताओ, बताइए। बैक्टीरिया में यू बैक्टीरिया, आर्ची बैक्टीरिया होता है और साइनोबैक्टीरिया ब्लू-ग्रीन एल्गी इसी में आता है। ब्लू-ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोटिक, ठीक है। अब एक बैक्टीरिया का डायग्राम बनाना है, देखिए। ये एक बैक्टीरिया हो गया, ठीक। इसमें ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन, इसके बाहर क्या होगा, सेल वॉल, ठीक है। इसके बाहर आपको सेल वॉल मिलेगा। ये सेल वॉल हो गया। अब देखिए इसके अंदर और क्या मिलेगा, अंदर आपको यहाँ इस तरीके से क्या है, ये जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसका न्यूक्लियस मान लीजिए डीएनए है, इसका डीएनए है, ये क्या है, इसका डीएनए हो गया। डीएनए कैसा होता है, तो बताइए बैक्टीरिया का डीएनए कैसा होता है, तो बैक्टीरिया का डीएनए होता है सर्कुलर होगा, डबल स्ट्रैंड की सिंगल स्ट्रैंड, सिंगल स्ट्रैंड नहीं होता है, डबल स्ट्रैंड, ये डबल बीएस डबल स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंड होगा। सिंगल स्ट्रैंड ये कहाँ होता है, सिंगल स्ट्रैंड नहीं होता, ये वायरस में होता है। किस वायरस में, नहीं होता है, YX174 वायरस में सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड हर जगह होता है, वायरस में कहीं कहीं आरएनए डबल स्ट्रैंड मिलेगा, ठीक है, रियो वायरस इस तरीके से। तो सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, डीएनए सर्कुलर हो गया, डबल स्ट्रैंड डीएनए और सर्कुलर डीएनए। इस डीएनए के अलावा भी एक डीएनए होता है, इस डीएनए के अलावा भी क्या मिलेगा, एक डीएनए मिले तो बैक्टीरिया में प्लाज्मिड होता है, क्या बोलते हैं इसको, प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड के बारे में हमने थोड़ा सा अभी दे दिया है, आगे की डिटेल बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं। प्लाज्मिड क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, क्रोमोसोमल डीएनए ये है, ये गुणसूत्र वाला डीएनए है, इससे हट करके एक्स्ट्रा अतिरिक्त डीएनए है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, डबल स्ट्रैंड यही होगा, सर्कुलर यही होगा, ठीक है। तो प्लाज्मिड होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। क्या प्लाज्मिड सभी बैक्टीरिया में होता है, नहीं, नॉट इन ऑल, नोट कर लीजिएगा, सभी में नहीं है, नॉट इन ऑल बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया में प्लाज्मिड नहीं होता है। एक बैक्टीरिया में एक से ज्यादा प्लाज्मिड हो सकता है, एक से ज्यादा होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। क्या काम होता है प्लाज्मिड का, क्या करता है ये प्लाज्मिड, बहुत सारे काम करता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराता है, ठीक है,
और बताइए, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है ना, नाइट्रोजन जीवाणु क्या करता है, दाल के पौधे में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, उसके लिए भी क्या है, प्लाज्मिड रिस्पांसिबल है। तो ऐसे बहुत सारे काम में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक प्रतिरोधक क्षमता देना, बैक्टीरिया एंटीबायोटिक से देखते हैं, कभी कभी क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया एंटीबायोटिक से मरता ही नहीं है, लाख एंटीबायोटिक खा लीजिए, उसके लिए क्या, हर एंटीबायोटिक से हर बैक्टीरिया नहीं मर सकता है, ठीक है। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो गया और नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया, और बहुत सारे काम में पढ़ लीजिएगा प्लाज्मिड का, ये हो गया। इसके बाद राइबोसोम होता है, क्या होगा आपका 70S राइबोसोम। इसको डिटेल में समझाना है कि S का मतलब क्या होता है, जब राइबोसोम वाला टॉपिक समझाएंगे, सेट पर यूनिट है, सेट पर यूनिट, इसको आगे समझाएंगे। 70S में 2 यूनिट होता है, कौन सा, 50 और 30, 50 और 30 होता है। अंदर क्या मिलेगा, साइटोप्लाज्म, क्या मिलेगा इसमें, साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म नहीं लिखा रहा हूँ। और देखिए क्या मिलेगा, और आपको इसमें मिलेगा फ्लैजिला। ये टॉपिक ऐसे ही आगे नेक्स्ट पेज पर देखिए, अगले पेज पर यही बताया गया है, फ्लैजिला क्या है, ये फ्लैजिला है। तो एक चीज ध्यान से ये समझना है कि बैक्टीरिया में फ्लैजिला क्या सभी में होता है। अब थोड़ा सा फ्लैजिला के बारे में देख लीजिए, फ्लैजिला के बारे में पहला पॉइंट, नॉट इन ऑल, सभी में नहीं मिलेगा। किसमें मिलेगा, जो बैक्टीरिया मोटाइल होता है, जो मूव कर सकता है उसमें, ठीक है, ओनली इन मोटाइल, इसमें मिलेगा, मोटाइल बैक्टीरिया होगा। नॉन मोटाइल बैक्टीरिया में फ्लैजिला जाहिर सी बात है नहीं होता है। ठीक, किस प्रोटीन का बना होता है, फ्लैजिलिन अभी लिखाया है, ठीक। और फ्लैजिला जो है रोटेशन कैसे करता है, एक चीज और समझिए, हमारी बॉडी में जिस स्पर्म के पास फ्लैजिला होता है ना, शुक्राणु के पास क्या है, फ्लैजिला है। तो शुक्राणु कौन सा सेल है, यूकैरियोटिक सेल है। ये कौन सी सेल पढ़ा रहे हैं, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में भी फ्लैजिला है, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का जो यूकैरियोटिक का मतलब शुक्राणु का फ्लैजिला जब मूव करता है तो 180 डिग्री ऐसे मूव करता है। शुक्राणु जब चलता है तो जैसे सांप चलता है तो कुछ ऐसे ऐसे करके मतलब किस तरीके से अपना फ्लैजिला मूव कराते चलेगा शुक्राणु, ठीक है, समझ में आया। 180 डिग्री घुमाएगा अपने फ्लैजिला को। अगर ये बैक्टीरिया चलना है तो फ्लैजिला कैसे घुमाएगा, ऐसे ऐसे घुमाएगा, ये डायरेक्शन में चलाएगा सारे फ्लैजिला जितने भी लगे। लेकिन अगर अगर वो किसका था, 180 वाला यूकैरियोटिक का, बैक्टीरिया को चलना होता है तो फ्लैजिला 360 घुमाता है। जैसे मोटर होती है, मोटर की तरीके से इस तरीके से फ्लैजिला घुमाएगा। ये कैसे घूमेगा, 360 घूमेगा, ऐसे नहीं घूमेगा। तो रोटेशन में डिफरेंस होता है, क्लॉक वाइज भी घुमा सकता है और एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है। आगे फ्लैजिला के बुक में दे रहे हैं पार्ट, कितने हिस्से होते हैं, तो फ्लैजिला के 3 हिस्से होते हैं। ये देखिए 3 कौन कौन से हैं। ये पार्ट देख रहे हैं फ्लैजिला का, जो कहां पर है, सेल वॉल के अंदर धंसा हुआ है। इसको क्या बोलते हैं, बेसल बॉडी, क्या बोलते हैं, बेसल बॉडी। और इससे बगल में पार्ट है, इसको दिखाया मैंने, ये है हुक। ये कौन सा पार्ट है, हुक है, ये देखिए, ये हुक हो गया। 3 पार्ट है, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, बेसल बॉडी। ये है, लिख लीजिएगा, ये है बेसल बॉडी। समझ गए ना, यहाँ पर आपको डायग्राम में नोट कर लीजिए, ये था बेसल बॉडी, इसको लिखिएगा बेसल बॉडी। और ये पार्ट आगे वाला क्या है, ये है हुक, और ये पार्ट है फिलामेंट। तो 3 हिस्से होते हैं, इसलिए फ्लैजिला के 3 पार्ट, ठीक है। बेसल बॉडी वाला पार्ट अंदर फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ इसको,
ठीक है, मतलब जो पार्ट बैक्टीरिया की सेल वॉल में फ्लैजिला का सबसे नीचे वाला हिस्सा, जैसे हमारे बाल होते हैं तो बाल में जड़ है, जड़ कहाँ है, चमड़ी में धंसा हुआ है, तो वैसे समझिए इसका सबसे निचला हिस्सा इसके आउटर वॉल से सेल वॉल में धंसा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, बेसल बॉडी। बीच वाला छोटा सा हिस्सा क्या है, हुक है। सबसे बड़ा पार्ट फिलामेंट, पूछा जाता है सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, फिलामेंट। एक तो फिलामेंट कैसा पार्ट होता है, लॉन्गेस्ट। फिलामेंट जो है वो लॉन्गेस्ट पार्ट है, ठीक है, समझ में आया, ये फ्लैजिला। और क्या क्या होता है, और आपको इस तरीके से हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये मैं एक के साइड में समझा रहा है, ऐसा नहीं होता है कि नहीं लगा होता है, ये पूरे पर होगा, ये पूरे पर समझाने के लिए एकदम मैंने कर दिया है। ये छोटा छोटा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, और ये कुछ बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर, इनको क्या बोलते हैं, इली, ठीक है, EILLI, ये क्या है, फिम्ब्री है, फिम्ब्री। तो अगली चीज समझाई गई है कि फिली और फिम्ब्री, फिली का सिंगुलर क्या होता है, फिलस, और फिम्ब्री का सिंगुलर क्या होता है, फिम्ब्रस। ये प्लूरल टर्म है, बहुवचन है, ठीक है। फिम्ब्री क्या होती है, छोटे छोटे बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसको छोटे छोटे हेयर लाइक संरचना होती है, हेयर की तरीके से, बाल की तरीके से। वो क्या करती है, बैक्टीरिया को चिपकने में मदद करती है, ये भी चिपकने में मदद करता है। ये थोड़ा सा बड़ा, दोनों में अंतर क्या है, फिम्ब्री आर मोर इन नंबर, संख्या में ज्यादा होते हैं, संख्या ज्यादा नहीं करते हो, फिम्ब्री आर मोर इन नंबर, फिली आर लेस इन नंबर। फिम्ब्री शॉर्ट है, फिली क्या है, लॉन्ग, ठीक है। यानी लिखेंगे ये क्या है, मोर इन नंबर होते हैं, ठीक है, पहला डिफरेंस। दूसरा क्या है, शॉर्ट होते हैं, और ये है लेस इन नंबर और लॉन्ग। दोनों का काम क्या है, अटैचमेंट। बैक्टीरिया अगर कहीं चिपका रहता है तो किससे चिपकता है, इसी से चिपकता है। अब इसमें फेविकोल नहीं लगा हुआ है, ठीक है, इसी की मदद से क्या होगा, बैक्टीरिया कहीं सरफेस पर चिपक, मूव करना होगा तो इससे चलेगा, ठीक है। हाँ, तो दोनों में लिखिएगा एक पॉइंट करके कि फिम्ब्री एंड फिली कलेक्टिवली, कलेक्टिवली का मतलब साथ में, एंड एडहेरेंस, एडहेरेंस का मतलब समझ लें चिपकना, ऑफ बैक्टीरिया को सरफेस, बैक्टीरिया को सरफेस पर चिपकने में मदद करते हैं, ठीक। एक काम अब देखिए, एक होता है सेक्स फिली, अलग तरीके का फिली, वो क्या करता है, कॉन्जुगेशन में मदद करता है, ठीक है। ए टाइप ऑफ फिली कॉल्ड सेक्स फिली, वो मदद करता है बैक्टीरिया को किसमें, रिप्रोडक्शन में। बैक्टीरिया में 3 तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, कौन कौन सा होता है, मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसलेशन, कंजुगेशन। कंजुगेशन में ये वाला फिली इसका और सामने दूसरे बैक्टीरिया का, दोनों फिली सामने इस तरीके से आपके ट्यूब बनता है, कंजुगेशन ट्यूब, ठीक है। तो उस चीज को ध्यान रखिएगा, ये रिप्रोडक्शन में है, यानी कहना आल्सो एन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी मदद करता है, ठीक है। आगे इसके बाद और समझ लीजिए, ये मैंने मेन पोर्शन सब खत्म कर दिया। अब बैक्टीरिया में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं होता है, लेकिन उसकी तरीके से कुछ संरचना आपको दिखाई देती है, ये मैंने क्या बनाया, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो एनर्जी कैसे बनेगा, बैक्टीरिया में एनर्जी कैसे बनेगा, एनर्जी तो उसको भी चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, मीसोसोम्स होता है, उसकी जगह क्या होता है, मीसोसोम्स, ठीक है। मीसोसोम क्या है, ये जो पीले रंग की सेल मेम्ब्रेन देख रहे हैं, अंदर की जो सेल मेम्ब्रेन है, इनसाइड जो सेल मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया में, ये वाली, ये क्या करके फोल्ड हो गई, देखिए अंदर की साइड में क्या हो गया, फोल्ड कर दिया, और फोल्ड करके इसने क्या बनाया, मीसोसोम। तो मीसोसोम का बहुत सारा काम होता है, मुख्य काम क्या
डेफिनेशन क्या है। तो मीजोसोम्स यहाँ लिखेंगे, ये क्या है, मीजोसोम्स है। इसकी डेफिनेशन क्या है, इनफोल्डिंग, ये क्या है, इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग है। बैक्टीरिया में सेल मेम्ब्रेन अंदर की साइड में क्या हो जाती है, फोल्ड कर जाती है कहीं कहीं, और क्या बनाती है, मीजोसोम्स बनाती है। ठीक है, क्या काम होता है। और एक चीज, इनकी संरचना 3 तरीके से हो सकती है। ट्यूब लाइक, लास्ट लाइन पढ़िए बुक में, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, मीजोसोम्स मे बी ट्यूब लाइक, ट्यूबुलर। ठीक है, और किस तरीके से, वेजाइकल्स का मतलब झोले की तरीके से, ट्यूबुलर का मतलब ट्यूब लाइक, और लैमेली का मतलब प्लेट नुमा, किसनुमा, प्लेट की तरीके से। तो ये देखिए, ये है वेजाइकल। कौन सा रूप है इसका, वेजाइकल है। वेजाइकल का मतलब गोला होता है। ये क्या है, ट्यूबुलर है। ट्यूबुलर का मतलब ट्यूब लाइक। और इसको हटा देंगे थोड़ा सा, ये आपका वापस आएगा, वापस कहाँ से चलिए कोई बात नहीं, वो लास्ट में हो रहा था, खत्म हो रहा था, ठीक है, मैं उसको अलग से समझा देगा। हम क्या बता रहे थे, मीजोसोम्स बता रहे थे। 2 पॉइंट मैंने लिखा दिया था, फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन अंदर की साइड में फोल्ड हो जाती है, मीजोसोम्स बनाती है। कितने तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा, 3 टाइप का। कौन कौन सा बनेगा, वेजाइकल, पहला बनेगा वेजाइकल। वेजाइकल कैसा होता है, बैग डायग्राम, बैग लाइन, इसको बोलते हैं बैग लाइन। ठीक है, दूसरा है ट्यूबुलर, ट्यूबुलर इस तरीके से बनेगा, ट्यूब लाइन, ये क्या है, ट्यूब लाइन। और तीसरा है लैमेलर, ये है प्लेट लाइन, और है तस्तरी नुमा, प्लेट लाइन, ये है लिखेंगे प्लेट लाइन। तो 3 तरीके से इसके अंदर एंजाइम होता है। क्या होता है एंजाइम, काम क्या होता है एंजाइम का, रेस्पिरेशन, क्या करना, श्वसन करना। और क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन कराना, रेप्लिकेशन। बैक्टीरिया में डीएनए का रेप्लिकेशन कराता है और डिस्ट्रीब्यूशन भी कराता है। सब भी कर लीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए इन डॉटर सेल। डॉटर सेल में डीएनए को डिस्ट्रीब्यूट कराता है आधा आधा। ठीक है, और क्या कराएगा, सेल सेल वॉल सिंथेसिस, रेस्पिरेशन और सिक्रीशन, रेस्पिरेशन, सिक्रीशन, सरफेस एरिया एंड एंडोमेट्रियम होगा। रेस्पिरेशन के साथ साथ सिक्रीशन भी लिखेंगे। सिक्रीशन का मतलब समझे, गोल्गी बॉडी का काम होता है सिक्रीशन। यूकैरियोटिक सेल में गोल्गी बॉडी क्या करती है, श्रावण से। इसमें गोल्गी बॉडी नहीं है, वो काम कौन करेगा कि, ठीक है। तो सरफेस एरिया ये जानते हैं फोल्ड क्यों होता है, क्या जरूरत है डिजाइन में फोल्ड होने की, सरफेस एरिया बढ़ता है। मीजोसोम सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, फोल्ड हो जाती है। फोल्ड होने से क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ता है। इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, सबसे कम किसका होगा, जिसका फोल्डिंग कम होगी, ये ज्यादा फोल्ड होगा। ठीक है, जितना ज्यादा फोल्डिंग होगी उतना सरफेस एरिया ज्यादा, उतने ही एंजाइम्स ज्यादा रहेंगे। एंजाइमेटिक कंटेंट जो लाइन लिखा ना, एक लाइन लिखा हुआ, उसको जरूर अंडरलाइन करने के लिए लिखा है, इंक्रीज द सरफेस एरिया, इसी लाइन पर अंडरलाइन करें, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट। ये सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कैसे देखिए, आपके पास मैंने ये बनाया, ये क्या है, बैक्टीरिया, ये इसमें सेल मेम्ब्रेन। अभी देखिए इसमें से कितने को मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है,
पूरा हट गया, दर्शाने के लिए इसको मैंने हटाया, ये पूरा हट गया। कोई बात नहीं, इसको ऐसे समझ लीजिए, ये सेल मेम्ब्रेन को अंदर फोल्ड कर दिया तो सेल मेम्ब्रेन का एरिया बढ़ा कि नहीं बढ़ा? सेल मेम्ब्रेन को अंदर फोल्ड कर दिया, इसमें सेल मेम्ब्रेन फोल्ड नहीं है, इसका एरिया कम है, तो सेल मेम्ब्रेन का एरिया क्या हो गया? बढ़ गया, क्योंकि इतनी चीज एक्स्ट्रा हो गई है। अब यहाँ पर क्या होगा? एंजाइम्स का कंटेंट बढ़ेगा। ठीक है, यही बात को समझा। इसके अलावा एक चीज और मिलती है, क्रोमैटोफोर। बैक्टीरिया में देखिए, बैक्टीरिया में क्या क्या होता है? सेल वॉल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, साइटोप्लाज्म, डीएनए मिलेगा, प्लाज्मिड मिलेगा, राइबोसोम मिलेंगे, मीसोसोम्स मिलेंगे। ठीक है, और क्या मिलेगा? क्रोमैटोफोर। एक स्ट्रक्चर होती है क्रोमैटोफोर। ठीक है, एक चीज और समझ लीजिए, यूरोकैरियोटिक सेल में, बैक्टीरिया में आपको और क्या मिलेगा? अब क्रोमैटोफोर क्या है? जैसे मीसोसोम्स को मैंने बताया था कि ये सेल वॉल हो गया बैक्टीरिया का, ये इनफोल्डिंग हो गया, उसी तरीके से क्रोमैटोफोर भी क्या है? सेल मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग। प्रोकैरियोटिक सेल मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन फोल्ड होकर मीसोसोम्स भी बनाती है, और क्या बनाती है? क्रोमैटोफोर भी बनाती है। क्रोमैटोफोर किसमें मिलेगा? ओनली इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं, उनमें मिलेगा क्रोमैटोफोर। बताइए कौन कौन से बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक होते हैं? ग्रीन सल्फर और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, सल्फर बैक्टीरिया आप क्या बोलेंगे? सल्फर बैक्टीरिया। ये फोल्ड बनाएंगे, इसमें क्रोमैटोफोर मिलेगा। लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल समझ लीजिए, बैक्टीरिया में भी क्लोरोफिल होता है, उसका क्लोरो को बोलते हैं बैक्टीरियोक्लोरोफिल। वो हमारे क्लोरोफिल से डिफर है, हमारे प्लांट क्लोरोफिल से। ठीक है, वो अंदर होता है क्लोरोफिल बैक्टीरिया में। एक चीज और देखिए लिखा है इंक्लूजन बॉडीज। बैक्टीरिया में एक चीज और मिलती है, उसको क्या बोलते हैं? इंक्लूजन बॉडीज। ये भी आपको बैक्टीरिया में देखने को मिलेगी। कहाँ मिलेगा? प्रोकैरियोटिक सेल। किसमें मिलेगा? प्रोकैरियोटिक सेल। इंक्लूजन बॉडी होती क्या है? बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोटिक सेल में स्टोरेज के लिए, स्टोरेज समझ रहे हैं, किसी चीज को इकट्ठा करने के लिए ये किसी चीज को इकट्ठा रखती है। क्या इकट्ठा रखती है? प्रोटीन को इकट्ठा रख सकती है, कार्बोहाइड्रेट इकट्ठा रख सकती है। ठीक है, तो ये स्टोरेज बॉडीज है। क्या है? स्टोर करने वाली बॉडी। जैसे गुल्लक होता है, उसमें पैसा स्टोर रहता है, वैसे बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जब इकट्ठा रहेगा उसको क्या बोलेंगे? इंक्लूजन बॉडीज। तो ये क्या है? स्टोरेज। इनका काम होता है, लिखिएगा, स्टोरेज। क्या स्टोर करते हैं? ये प्रोटीन को स्टोर करेंगे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट, और क्या स्टोर करेंगे? फॉस्फेट को स्टोर करेंगे। ठीक है, अगर ये प्रोटीन को स्टोर कर रहे हैं तो इनका नाम, इसके कई टाइप है, कई टाइप की इंक्लूजन बॉडी होती है। अगर प्रोटीन को स्टोर कर रहे हैं तो उनको बोलते हैं साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल बोलते हैं। अगर ये प्रोटीन को स्टोर करती है तो इनको क्या बोलेंगे? ऐसे इंक्लूजन बॉडी को बोलते हैं साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल। कहाँ मिलेगा? साइनोफाइसिन का मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। ये बीजीए मिलेगा। बीजीए अपने आप से क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल। कार्बोहाइड्रेट का स्टोर करते हैं तो ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। इसका नाम क्या हो जाएगा तब? ऐसे इंक्लूजन बॉडी को बोलेंगे ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स बोलेंगे। ग्लाइकोजन
एक नाम इसका और दिया होगा। ग्लाइकोजन फॉस्फेट का ये फॉस्फेट का दूसरा नाम ऑलिगोन ग्रेन्यूल। आप पढ़ टाइम अभी 15 मिनट बाकी थोड़ी देर और ज़्यादा टाइम नहीं। कल क्या होता है? कल कोई नहीं देखा है। टुमारो नेवर कम्स होता ना, कल कभी नहीं आता है। कल जो है वो आज हो जाएगा, कल जो है आज हो जाएगा। ठीक है, जस्ट करने पे टाइम लग गया ना, अब तक टाइम नहीं लगता। जस्ट करने इसको टाइम लगेगा। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था ये इंक्लूजन तक खत्म हो गया था। तो एक चीज और समझ लीजिए, गैस वैक्यूम होता है। एक चीज होती है गैस वैक्यूम। गैस वैक्यूम कहाँ देखने को मिलती है? जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक होते हैं, जो फूड बनाते हैं, उसमें आपको क्रोमेटोफोर भी देखने को मिलेगा। क्रोमेटोफोर और क्या मिलेगा? गैस। ठीक है, तो गैस वैक्यूम और एक वैक्यूल आपको प्लांट सेल में भी देखने को मिलती है ना। उन दोनों में डिफरेंस होता है। क्या होता है डिफरेंस? बैक्टीरिया में जो गैस वैक्यूल है वो रियल वैक्यूल नहीं, जो प्लांट सेल में रिक्तिका होती है, इसको हम कहते हैं, वो वाली रिक्तिका ये नहीं है, ये है सीडो वैक्यूल। क्या बोलते हैं इसको? सीडो वैक्यूल। सीडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स। ये फॉल्स वैक्यूल, ठीक है, ये रियल वैक्यूल नहीं। कोई कारण बताएगा कि ये रियल नहीं होता, वास्तविक वैक्यूल नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया है। ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर कहीं कहीं पर क्या होती हैं? गैस वैक्यूल होती हैं। कौन सा बैक्टीरिया? जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक होते हैं और पानी में रहते हैं। जो बैक्टीरिया कहाँ रहते हैं? वाटर में। तो इनका काम क्या होता है? प्रोवाइड बायोन्सी प्रोवाइड कराते हैं। किसमें? इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को बायोन्सी देते हैं। ठीक है, क्योंकि गैस वैक्यूल में एयर भरा होता कुछ नहीं है। क्या होता है? एयर। अब इसको वैक्यूल क्यों नहीं बोलते? समझ लीजिए, क्योंकि जो साधारण रिक्तिका प्लांट सेल में होती है, उसके चारों तरफ होता है लिपिड और प्रोटीन का लेयर। पता होगा, मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल कॉल्ड टोनोप्लास्ट। वैक्यूल की मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। प्लांट सेल में जो वैक्यूल होती है, उसके चारों तरफ क्या होता है? लिपिड और प्रोटीन का बना लेयर होता है। यहाँ पर ये बाउंड्री जो दिख रही है, ये लिपिड प्रोटीन नहीं है, केवल प्रोटीन की है। मतलब गैस वैक्यूल में जो मेम्ब्रेन है वो वाली मेम्ब्रेन नहीं होती है जो रिक्तिका में होती है। वहां पर वो लिपिड प्रोटीन की बनी है, ये केवल प्रोटीन की बनी है। ठीक है,
जनरेट बाय प्रोटीन। क्या काम होता है इनका? बायोएनर्जी देना। देखिए जो बैक्टीरिया जब पानी में रहते हैं तो गैस वैक्यूल होने की वजह से बैक्टीरिया का वजन क्या हो जाता है? हल्का। और बैक्टीरिया पानी की सतह पर आ जाती है दिन में, और दिन में प्रकाश संश्लेषण को कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी वजह से वजन हल्का वो ऊपर आ गया, ऊपर आके तुमको लाइट मिल जाती है, यही इनका काम। ठीक है, तो ये हो गया गैस वैक्यूल। अब आगे देखिए, आगे का टॉपिक एक्चुअली स्टार्ट करना है आगे, अब उनको आगे बताना है। आगे पढ़ के आएंगे आप लोग कौन सा? कई टॉपिक पढ़ के आना, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल वॉल और एंडोप्लाज्मिक bukan